Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आप सभी को पता है कि हमारे यूनिवर्स में 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। हर एलिमेंट की अपनी खुद की क्षमता होती है किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अलग अलग पर्सन की अलग अलग इनर स्ट्रेंथ होती है ना। अगर मान लीजिए मैं कोई सामान उठाने को या खींचने को कहूँ तो एक पर्सन अगर उसको ईजिली उठाएगा या खींचेगा तो हो सकता है कि दूसरे इंसान को उसे उठाने में या खींचने में दिक्कत हो। इसी तरीके से अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की तो हर एटम की एक खुद की पावर होती है कि वो किसी भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कितने अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है। जब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो वो एंथैल्पीज किससे डील करती हैं? इंडिविजुअल एटम से। बट जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की तो यहाँ पे हम देखते हैं किसी एटम की टेंडेंसी जब वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड स्टेट में, यानी कि बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ है। क्लियर है? जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, ये एक H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू होती है 2.2 और यहाँ पे भी 2.2, ठीक है। इसको थोड़ा सा होल्ड पे डाल के मैं आपको बता दूं कि देखिए क्या है कि हमारे पास ना कोई ऐसी डेरिवेशन नहीं है या हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसकी हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू को मेजर कर सकें। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक करके अपना स्केल जो है, अपना तरीका जो है वो प्रपोज किया था। ऐसे एक साइंटिस्ट का नाम है पॉलिंग, ठीक है। उन्होंने दिया था पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एक साइंटिस्ट है मुलिकिन, उन्होंने अपना स्केल दिया था मुलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो अलग अलग साइंटिस्ट थे, इनके अलग अलग तरीके थे कि कुछ जो थे बॉन्ड एंथैल्पीज़ के माध्यम से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू को बताते थे, कुछ थे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के माध्यम से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू को बताने की कोशिश करते थे। जैसे पॉलिंग जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बॉन्ड एंथैल्पी की मदद से समझाने की कोशिश की थी, फार्मूला दिया था। इसी तरीके से जो मुलिकिन हैं, उन्होंने आयनाइजेशन एंथैल्पी की मदद से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की मदद से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू को फाइंड आउट करने का तरीका दिया था। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्केल दिए थे तो कई बार हमें इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो अलग अलग देखने को मिल जाती हैं। कई जगह आपको हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू 2.1 देखने को मिल जाएगी, कहीं आपको जो है 2 भी देखने को मिल जाएगी, कहीं जो है आपको 2.2 देखने को मिल जाएगी। ऐसे क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन की कई जगह इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू आपको 3.12 दिखेगी, 3.15 दिखेगी, 3.17 दिखेगी। तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है या आपको इस तरीके से सोचने की नीड नहीं है कि देखो यहाँ पे ऐसा लिखा है, वहाँ पे वैसा लिखा है। स्केल जब बदलते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू भी बदल जाती है, बट ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक स्केल में 2 बताई है तो दूसरे स्केल में 5 पहुंच जाएगी, नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। आप देख भी सकते हैं क्लोरीन की 3.1, 3.1, 3.1 तो फिक्स है ना, बस वो आपका उसके नेक्स्ट डिजिट जो है वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं। इसी तरीके से इसकी फिक्स है 2, कई जगह 0.0, 0.1, 0.2 ऐसे दे रखा है। तो थोड़ा बहुत अंतर वो स्केल के हिसाब से हमें देखने को मिल जाता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ऐसा बता दिया, वहाँ पे वैसा दे रखा है, ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो कितनी है? यहाँ पर 2.2, आप 2.1 भी ले सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा उसे। इस वाले एटम की भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू क्या है? 2.2। तो जितने फोर्स से ये हाइड्रोजन एटम इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, उतने ही फोर्स से वो वाला हाइड्रोजन एटम भी अपनी तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। क्लियर है? तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की डेफिनेशन, तो क्या होती है कि किसी भी एटम की क्षमता, ठीक है, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है 2 एटम के बीच में या उससे ज़्यादा एटम के बीच में, तो बॉन्ड बनाते समय या जब बन गया है उसके बाद उसकी कितनी पावर है
कितनी क्षमता है कि वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर HCl की बात करूँ तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू क्या है 2.2, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू क्या है 3.12 या 3.15, आप जो भी मानना चाहें। अब यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा खींच लेगा एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल है। क्यों है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल, बताइए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसीलिए सिमेट्रिकल है क्योंकि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं उस पे दोनों तरफ से सेम फोर्स ऑफ एक तरीके से पुल ऑफ अट्रैक्शन है, सेम तरीके से, सेम टेंडेंसी से ये एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है और ये एटम अपनी तरफ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेम नहीं है। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन की ज़्यादा पावर है, ज़्यादा टेंडेंसी है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्लोरीन की तरफ ज़्यादा दिखेगी, हाइड्रोजन की तरफ कम दिखेगी। इलेक्ट्रॉन अगर एक तरफ ज़्यादा शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनसिमेट्रिकल हो जाती है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनसिमेट्रिकल हो जाती है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाते हैं, डाइपोल्स जनरेट हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा बॉन्ड जो है वो क्या है, पोलर। और यहाँ पे ऊपर कैसा है, नॉन पोलर। अब सवाल ये आता है कि हमेशा ऐसे होगा क्या, तो हमेशा भी देखो ऐसा नहीं होता। डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डाइपोल मोमेंट जब हम निकालते हैं, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैंने चैप्टर 4 में पढ़ाया भी हुआ है कि इसके बाद हमारे लिए डायरेक्शन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं उसमें अभी फ़िलहाल डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि हम डाइपोल मोमेंट टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है। हर एटम की खुद की पावर, खुद की क्षमता बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। जिसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी क्षमता या पावर कम होती है वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता है। 118 एलिमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो आपको पता होना चाहिए, वो कौन होता है, फ्लोरीन। कौन होगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू क्या है, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू किसी भी एलिमेंट के एटम की नहीं होती। क्लियर है। अब याद करने का तरीका आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू होती है 4। फ्लोरीन से पहले क्या आता है, ऑक्सीजन, 0.5 कम कर दो। ऑक्सीजन से पहले क्या आता है, नाइट्रोजन, 0.5 कम कर दो। नाइट्रोजन से पहले क्या आता है, कार्बन, 0.5 कम कर दो। और हाइड्रोजन की याद रख लीजिए 2.2। ठीक है, तो कुछ जैसे हैलोजन हो गए, उनकी वैल्यूज़ आप याद रख सकते हो। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन की हो गई 4, क्लोरीन की हो गई 3.15, ब्रोमीन की हो गई अप्रॉक्सीमेटली 2.99 या 2.96 कुछ ऐसे होती है, और इसकी हो गई 2.66। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एलिमेंट्स होते हैं, जो आपको देखने को मिलते ही रहेंगे घुमा फिरा के, उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू का आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, क्योंकि ऑर्गेनिक स्पेशली जब आप पढ़ते हैं क्लास 12th में, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, 11th में आप रिडॉक्स चैप्टर जब पढ़ते हैं वहाँ पे भी काफ़ी काम आता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट हम कहते हैं रेसिडुअल चार्ज को। जैसे कोई एटम है ए और ये किसी के साथ बॉन्डेड है। ठीक है, जैसे मैं वैसे कोई एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे मान लीजिए HCl है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जुड़ा है। आपको ये बात पता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 2.2, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 3.12 या 3.15, जो भी आप लेना चाहें।
अब ऑब्वियस सी बात है, क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसको अट्रैक्ट करने का की जो पावर है वो क्लोरीन के पास ज़्यादा है। तो क्लोरीन क्या करेगा, जब इन इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। वहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन कंप्लीट प्लस आ जाएगा और क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और माइनस साइन एक्वायर कर लेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं कोई एटम हूँ तो मेरे ऊपर कैसा चार्ज आएगा जब मेरे पड़ोसी एटम्स को हटा दिया जाएगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 0 भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। ठीक है, कैसे भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। क्लियर है इतनी बात? अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। हम 2 केसेस डिस्कस करेंगे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सोडियम का केस। नॉर्मल सोडियम एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 11। 11 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि इसमें 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। बट अगर मैं बात करूं Na+ की, तो Na+ जो है, अब इसमें क्या है, प्रोटॉन तो 11 ही है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। पहले 11 प्रोटॉन मिलके 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लग रहा था। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाहर, इजेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज़्यादा है कंपैरेटिवली, तो अब इलेक्ट्रॉन पे इनका अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियर चार्ज का या प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन जो है वो बढ़ गया। अब अगर मैं ये कहूँ, मैं ऐसे स्पीशीज़ को लेकर चलूँ जो किटाइनिक होती है, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उनका पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, उन पे पॉजिटिव चार्ज तब आया है जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रखा है। अब क्या है, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज़्यादा है, वो क्या करेंगे, दूसरे अदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता काफ़ी अच्छी दिखाएंगे। और यही हमें देखने को मिलता भी है। अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, जैसे देखिए Sn2+ जब है तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू कितनी पाई गई? 1.8। बट जब हमने इसी टिन में Sn4+4 का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकालने की कोशिश की तो वो कितनी आई? 1.96। मतलब कंपैरेटिवली, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो ये क्या करेगा फिर, और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। जितना न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को उतना ही स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये तो सिंपल सी बात है। अगर आप कोई मैग्नेट लेके चल रहे हैं, उस मैग्नेट की जितनी ज़्यादा पावर होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगी, वो क्या करेगी, उतना ही आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, अगर आपने आयरन उसके कॉन्टैक्ट में रखा है तो अगर किसी एटम की न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली, अगर हम उसके एटम से कंपेयर कर रहे हैं, तो जिस पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब इसी को उल्टा कर दो। मान लीजिए मैं केटायन की बात ना करके एनायन की बात करना चाहूँ। ठीक है, मान लीजिए सपोज क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर है 17 और 2, 8, 7 ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है। 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। 17 प्रोटॉन आराम से मज़े से 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हर इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लग रहा है। ठीक है, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में। 287 से हो गया ये 288। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। और प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन 17 हैं। तो अब पहले क्या था, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब 17 प्रोटॉन पे एक नेगेटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो बोझ है वो, ठीक है, वो और बढ़ गया है। अब ऑलरेडी वो क्या कर रहा है, कंपैरेटिवली जो न्यूक्लियर चार्ज है वो, मतलब पॉजिटिव चार्ज कंपैरेटिवली कम हो गया इलेक्ट्रॉन के, तो और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो उसकी क्षमता है वो अच्छी तो नहीं रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगी, कम। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है, या आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है, और ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे कम होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू भी कम होती है। ठीक है, तो यहीं पे यही चीज़ मैंने लिख रखी है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एटम का बढ़ता है, तो आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखिए कई तरीके की होती हैं, कई टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के।
पर अभी हम फिलहाल कार्बन के ही पढ़ रहे हैं, 3 मोस्ट फेमस sp, sp2 एंड sp3। कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। कार्बन जब डबल बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, और जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। आप देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो वो 2 चीज़ों से मिलके बना, एक s और एक p। 100% को अगर 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, 50% तो जाएगा s करेक्टर और 50% क्या जाएगा इसका p करेक्टर। पर हमें p से फिलहाल मतलब नहीं होता, हमारा जो मतलब होता है वो s करेक्टर से होता है, पर मैं दोनों लिख रही हूँ। अब 100% को अगर आप sp2 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, एक s है और 2 p है, तो 100% को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, s का 50%, p का s का 33.3% और 2 p है तो 2 p का भी ऐसे जाएगा 33.3%। तो अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 66.6 बनता है, इसको आप 66.7% ले लो ताकि टोटल 100 बन जाए। तो टोटल p जो है वो तो बन गया 66.7 या 66.6666 ऐसे आएगा, राउंड ऑफ करके 66.7 ले लो। और s करेक्टर जो है वो कितना है, 33.3%। 100% को जब 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड करोगे, एक s का है और 3 p के ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, तो s में जाएगा 25% और 3 p का 25। तो टोटल जो p है वो कितना हो गया, वो हो गया 75%। अब ये क्यों इतना परसेंट कर रहे हैं हम ये पढ़ते हैं कि s की जो शेप है वो बहुत ही अच्छी होती है। s ऑर्बिटल जो है दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल, न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत अच्छे से। अब न्यूक्लियस एक बॉल अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, तो s ऑर्बिटल को उसको कवर करते हुए एक आप बड़ी बॉल समझ सकते हैं कि छोटी बॉल के ऊपर एक बड़ी बॉल है। तो क्योंकि s की शेप बहुत अच्छी होती है, s ऑर्बिटल न्यूक्लियस की तरफ बहुत पेनिट्रेट होता है, बहुत अट्रैक्ट होता है। और क्योंकि s ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ अगर अट्रैक्ट होगा, बहुत अच्छा पेनिट्रेशन इफेक्ट दिखाएगा, तो जितना ज़्यादा किसी हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर, सबसे ज़्यादा s करेक्टर किस में है, sp में, तो उतना ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू पाई जाती है उस एटम की, क्योंकि उसके अंदर जितना s करेक्टर है इट मीन्स वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करवा सकता है। हम ये देखते भी हैं, देखिए मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, जैसे मीथेन है, मीथेन में कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, s करेक्टर 25%, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.48, जिसको आप राउंड ऑफ करके 2.5 बोल देते हैं। जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 पाई जाती है, s करेक्टर बढ़ गया 33.3%, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू भी बढ़ गई, 2.5 से 2.75 पर पहुँच गई। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जब बनाता है, हाइब्रिडाइजेशन sp पाई जाती है, s करेक्टर होता है 50% और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू क्या पाई जाती है, 3.29। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू भी बढ़ती है, क्योंकि s ऑर्बिटल जो है उसकी शेप बहुत अच्छी होती है, वो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ पेनिट्रेट करता है, और जो अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब ही यही है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता कितनी है, कितनी अच्छी। ठीक है, फिर आते हैं नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे। ये भी बहुत आसान है। देखो मैंने क्या किया, कार्बन लिखा, कार्बन लिखा, कार्बन लिखा, एक तरफ कार्बन के चारों तरफ मतलब लगा दिया हमने क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 2.5, हाइड्रोजन की है 2.1 या 2.2। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो कार्बन से खींच नहीं सकता, कार्बन ही खींचेगा जो खींच सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं हम क्लोरीन पे। यहाँ पे एक और इंडक्टिव इफेक्ट भी लगता है, मैं उस पर भी आऊँगी। ठीक है, पर पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अकॉर्डिंगली समझा दूँ। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 2.5, क्लोरीन की है 3.15, 3.15, 3.15। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन की क्लोरीन? क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन कार्बन से और कार्बन किसी और से खींचेगा। भाई सिंपल सी बात है, मेरे पास लिमिटेड मान लो पैसा है, मेरा अगर कहीं पे पैसा जा रहा है, खर्च हो रहा है, तो मैं ये भी तो देखूंगी ना कि कहीं से पैसा आए।
ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरे पास अनलिमिटेड पैसा है। अनलिमिटेड पैसा तो अंबानी के पास भी नहीं है। भले ही अंबानी के पास हमसे बहुत ज़्यादा पैसा है, पर फिर भी उसके पास पैसे की एक लिमिट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अनगिनत पैसा है। तो अब अगर आए हम फ्लोरीन पे, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है 4। ये क्या करेगा, और भी ज़्यादा कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा बहुत स्ट्रांगली, तो कार्बन किसी और से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जब कार्बन पर, ठीक है, जब कार्बन पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाते हैं, उससे भी ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाते हैं, तो वो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे फ़र्क डालते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। नॉर्मली कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू होती है 2.5, ठीक है। फ्लोरीन के आ जाने से 3.35 हो गई, क्लोरीन के आ जाने से 3.3 हो गई, और हाइड्रोजन के आ जाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, 2.3 ही है। क्लियर है, ठीक है। अब एक ना ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं इसको, एक इफ़ेक्ट होता है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। मैं बस आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्या होता है ये इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है। ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट है, इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है, वाया सिंगल बॉन्ड। और ये दो तरीके का होता है, प्लस आई इफ़ेक्ट और माइनस आई इफ़ेक्ट। मैंने ऑर्गेनिक पढ़ा रखी है, क्लास 11th की वीडियो डाल रखे हैं। आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके और सर्च करके पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनिक 1 में मैंने पढ़ा रखा है। प्लस आई इफ़ेक्ट जो है उसका मतलब है कि ऐसे ग्रुप जिनकी क्षमता है इलेक्ट्रॉन देने की, अल्काइल ग्रुप्स जो हैं उनकी क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन देने की, और कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनकी क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। तो जो विड्रॉ करते हैं वो माइनस आई इफ़ेक्ट शो करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो प्लस आई इफ़ेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन माइनस आई इफ़ेक्ट शो कर रहे हैं और कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे जो है कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन से ये तो खींच नहीं सकता इलेक्ट्रॉन क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन को देने का काम करता है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा टॉपिक था, इसमें क्या पढ़ा हमने, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कम हो गए और न्यूक्लियर चार्ज कंपैरेटिवली बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करती है। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि कार्बन मेनली ये 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, जिसमें एस करेक्टर इतना होता है। एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू उतनी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि एस ऑर्बिटल बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होते हैं न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी शेप होती है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं। फिर हमने पढ़ा नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कि ग्रुप के आ जाने से, कि ग्रुप इलेक्ट्रॉन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है कि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, उससे भी कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। नोट करिए इसे प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन पीरियड। तो पीरियड में जब हम बात करते हैं तो हमें क्या पता है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज़ क्या होता है, छोटा। और साइज़ क्यों छोटा होता है, साइज़ इसलिए छोटा होता है क्योंकि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन तो सेम शेल में ऐड हो रहा होता है, पर न्यूक्लियस जो है उसमें प्रोटॉन ऐड हुए जा रहा है ग्रेजुअली, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। शील्डिंग इफेक्ट पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ ही नहीं रहा, सब में एक समान शील्डिंग इफेक्ट लग रहा होता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, ड्यू टू इंक्रीज्ड इन न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लगता है और साइज को छोटा कर देता है। तो अगर लेफ़्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या बढ़ेगी, उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की क्षमता, और यही तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, है ना। तो यानी कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करती है, ठीक है। फिर आते हैं ग्रुप पे। ग्रुप का आपको पता ही है, ऊपर से नीचे आने पर साइज़ बढ़ता है। साइज़ क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, बट इनर इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा हो गए कि उन्होंने न्यूक्लियस को कवर कर लिया, काफ़ी अच्छा शील्डिंग इफेक्ट दिखा दिया, और न्यूक्लियस का इफेक्ट बाहर इतना नहीं लग पा रहा है। तो जितना बड़ा साइज़ होता चला जाएगा न्यूक्लियस से, जितना आउटर मोस्ट
शेल दूर होती चली जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है ना, अट्रैक्शन वीक हो रहा है। अब आप ये चाह रहे हो कि वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो बड़े साइज़ के एटम इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू शो नहीं करते, क्योंकि न्यूक्लियर इफेक्ट इतना जब डिस्टेंस बढ़ गया तो कैसे लगेगा। छोटे साइज़ के जो एटम्स हैं ये काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू शो करते हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस एज द साइज इंक्रीजेस। ठीक है, नोट करिए इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो ये किसी इंडिविजुअल एटम की देखी जाती है कि कोई एक एटम है, जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसकी एंथैल्पी में क्या चेंज आएगा, एनर्जी देनी पड़ेगी कि एनर्जी रिलीज होगी। तो ये डील करता है एक सिंगल एटम्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ एन टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर कोई एक एटम है, उसने दूसरे के साथ बॉन्ड बना रखा है, चाहे सेम के साथ बना रखा है चाहे डिफरेंट के साथ बना रखा है, तो उसके कंपैरेटिवली इसकी क्षमता कितनी है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। यहाँ पे बात होती है अट्रैक्शन की, जबकि EGE में बात होती है एक्सेप्टेंस की। ठीक है, उसके बाद देखिए, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। मैंने अभी आपको बताया कि कोई एक एटम है, जैसे क्लोरीन है, वो एक्सेप्ट करेगा और कितनी एनर्जी, जैसे सपोज इधर तो रिलीज होती है, तो क्या एंथैल्पी में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल एटम से, आइसोलेटेड एटम से डील करते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉन्डेड एटम। यहाँ पे बॉन्डेड एटम के बीच में, जैसे H ने H के साथ बना रखा है या H ने Cl के साथ बॉन्ड बना रखा है, तो कंपेयर करते हैं हम यहाँ पे कि किसकी क्षमता अच्छी है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। फिर उसके बाद EGE जो है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए हम इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं या एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। EGE जस्ट कंपैरिजन चलता है एक दूसरे का स्केल के बेसिस पे, इसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते। इट इज़ द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ऑफ एन एटम। एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की इसकी क्या क्षमता है, ठीक है, वो क्या होता है, EGE। जब हम बात करते हैं इसकी, तो इट इज़ अ रिलेटिव अट्रैक्टिंग पावर। रिलेटिव मतलब पहले यहाँ पे इस H को इस H से कंपेयर किया गया है, फिर H को क्लोरीन से कंपेयर किया गया है, फिर H को फ्लोरीन से कंपेयर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे कंपैरिजन चलता है। रिलेटिव का मतलब कि किसकी क्षमता अच्छी है, कंपेयर कर रहे हैं। रिलेटिव मीन्स कंपेयर कर रहे हैं कि किसकी क्षमता अच्छी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। यहाँ पे किसी से कंपेयर नहीं कर रहे होते, यहाँ पे एक ही एटम की बात कर रहे होते कि जैसे सपोज क्लोरीन है या सपोज फ्लोरीन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। इसकी यूनिट होती है, इसे हम किलोजूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के हिसाब से इसकी यूनिट मेजर करते हैं, यूनिट रिपोर्ट करते हैं। अब ये तो देखो एक रिलेटिव नंबर है, ठीक है, इसकी तो क्या ही यूनिट होगी, कोई इसकी यूनिट नहीं होती। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हर एटम की कांस्टेंट होती है। पता है कि भाई क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एटम इज़ नॉट कांस्टेंट। ये तो आपने अभी देखा, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा था तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जैसे टिन की चेंज हो रही थी, आयरन की चेंज हो रही थी, कॉपर की चेंज हो रही थी, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही थी तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेंज हो रही थी, कार्बन पे अगर ग्रुप चेंज कर रहे थे तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेंज हो रही थी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फिक्स नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो फिक्स होती है। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।